सभी को इंस्टाग्राम के लाइव के इस प्लेटफॉर्म से बात होती है हमारी अश्विनी जी अग्रवाल से। अश्विनी जी अग्रवाल आज हम सब की पूरी ह्यूमन रेस की एक नीड बन चुके हैं, एक ज़रूरत बन चुके हैं। कारण एक है, ही हैज़ दोज टेक्नोलॉजीज विच कैन हेल्प अस आउट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, from all kind of pain, from all kind of rejections in life, in our family, in our career and above all in our society। समाज में कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, समाज में कितनी डिस्टर्बेंसेस हैं या एक हैवॉक सा क्रिएट हो चुका है। इस पर हम लंबी लंबी डिस्कशन सेमिनार्स कर सकते हैं। आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलें तो आपको इसके बारे में बहुत मटेरियल मिलेगा कि सोसाइटी में कितनी डिस्टर्बेंसेस हैं। लेकिन इन डिस्टर्बेंसेस को हम कैसे दूर करें, कैसे इन्हें अपनी लाइफ से दूर रखें, समाज में होने वाले पोल्यूशन, करप्शन या बेईमानी जैसी बीमारियों से खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखें, ये अगर हम जानना चाहते हैं तो वी हैव ओनली वन आंसर, प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, द डेस्टिनी मॉडिफायर। तो आइए आज उन्हीं को इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं, उनसे जुड़कर इंटीग्रेशन क्या वाकई में अब पॉसिबल है आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। वो आत्मीयता रिलेशंस में, सोसाइटी में आ सकती है, जिसकी उम्मीद हम सब लगाए बैठे हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम। मैं जरा एक बार कैमरा एडजस्ट कर लूं क्या? हाँ जी। कैसे होगा जी? फैमिलीज में डिस्टर्बेंसेस या सोसाइटी में करप्शन या लालच, ये ऐसी समस्याएं हैं जो हम में से हर एक को डिस्टर्ब करती हैं। हम में से हर एक इंडिविजुअल कभी ना कभी हार कर ये प्रश्न अपने आप से या भगवान से जरूर पूछता है कि आखिर इस कलयुग का अंत कब होगा? क्या इस कलयुग में भगवान नहीं आएंगे? क्या कोई सेवियर, कोई एलियन या कोई टेक्नोलॉजी या कोई आइलैंड सुपर हीरो हमें नहीं बचाएगा, ह्यूमैनिटी को नहीं प्रोटेक्ट करेगा? क्या लगता है अश्विनी जी आपको, क्या कोई सुपर हीरो किसी दिन आएगा और हम सबकी रक्षा करेगा आज के इस करप्शन से? जी देखिए, ऐसा है कि एक तो ना आज आपने टॉपिक जो चुना है वो बहुत इंटरेस्टिंग चुना है जी, और उसमें एक जो लिखने में शायद कुछ गलती कर दिया, तो जो लाइन पहले और नीचे थी वो दूसरे नंबर पर आ गई, जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर आ गई। मेरे ख्याल से तुमने लिखा है पास्ट राइट्स फ्यूचर एंड प्रेजेंट राइट्स पास्ट जी, पर ये एक्चुअली होना चाहिए प्रेजेंट, बिकॉज इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट राइट्स पास्ट एंड पास्ट राइट फ्यूचर is much more valid statement or the couplet compared to anything else, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में जो लिख रहे हैं वो ही पास्ट में जा रहा है और वही पास्ट हमारा फ्यूचर लिख रहा है। तो इसलिए present writes past and past writes future is the correct statement। और क्योंकि इस एंगल से, इस दिशा में अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम जो भी प्रॉब्लम बताई है आपने वो निमट जाएंगी, रहेंगी नहीं जिंदगी में। उसका कारण बड़ा सिंपल सा है, सीधा सा है कि मैं आज जो लिख रहा हूं वो मेरे चला गया, अब मैं उसको बदल नहीं सकता हूं, गया, और उसने मेरा भविष्य लिख दिया जो आएगा। आज अगर मैंने ऐसा काम कर दिया जो मेरा लिखा गया, उसकी वजह से जो कर्मफल आएगा, भविष्य आएगा, उस भविष्य में वो लिखा होगा कि इसका फल ये मिला है तुझे। हम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं
हम लिख रहे हैं प्रेजेंट में, जो पास्ट में चला गया हम भूल जाते हैं, कहते हैं फॉरगेट पास्ट। यस, फॉरगेट पास्ट, बट वरी अबाउट फ्यूचर। If you want to have your present good, then start worrying about future, and which will automatically ensure that you will not write anything in present which can give you problems in the future, which will get written into past and will give problems in future. जैसे मैं बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेकर के यहां पर समझा सकता हूं, बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान। विवाह, लोग विवाह करते हैं तो वो प्रेजेंट है, विवाह कर रहे हैं, विवाह पक्का हो गया और विवाह होगा, उसके बीच का जो सारा समय है वो प्रेजेंट है, और उसमें जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारा पास्ट बन करके भविष्य में वही फ्यूचर लिखने वाला है। और अगर तुमने वो प्रेजेंट को जितना खराब लिखा उतना ही आपका भविष्य बर्बाद है, समझ लो आप इस बात को। जितना आपने उस प्रेजेंट को ठीक कर लिया, ठीक से लिख लिया, उतना ही भविष्य आपका सुदृढ़ और सुघड़ बन पाएगा। तो ये, और आप देख लो, विवाह करते हो तो क्या करते हो, आपको पता ही नहीं है कि विवाह का मतलब है प्रेजेंट, प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेजेंट। जब आप प्रेग्नेंट में हो तो आप प्रेजेंट में हो, और वहां पर जो लिख रहे हो वो आपका पास्ट बन रहा है। इमेजिन, आपका पास्ट आपके पेरेंट्स लिख रहे हैं और उन्होंने क्या कूड़ा लिख दिया, क्या कबाड़ा लिख दिया, आप उसको लेकर के चल रहे हो। आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं करी कि आपके पेरेंट्स ने आपकी जिंदगी में कितना जहर घोल दिया। सोच कर देखो, समझ कर देखो। अगर इस स्टेटमेंट को समझोगे, पास्ट प्रेजेंट राइट्स पास्ट एंड पास्ट राइट्स फ्यूचर, तो तुम्हें समझ में आने लगा कि आज की जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं ये आपके पेरेंट्स ने आपकी लाइफ में लिखी हैं। जब आपके पास्ट में लिख दी आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स ने, और अब अगर पेरेंट्स को आप छोड़ते हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो। दे आर ट्राइंग टू एनफोर्स यू सेल्फ ऑल bad activities done to you by them, and they are trying to enforce them to you. And current parents, they don't want to correct themselves. Unfortunate problem. They don't want to write the good future of their children. They are not interested. They don't want to come into digital living, because this is a foundation of digital living, that present writes past and past writes future. No one wants to go to digital living because उसमें अपनी की हुई गलतियां दिखाई देने लगती हैं, अपनी की हुई मूर्खताएं दिखाई देने लगती हैं। हमने अपने बच्चों के भविष्य में क्या लिख दिया और अब हम उसको भुगतना नहीं चाहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन सोसाइटी में क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि सोसाइटी में इंटीग्रेशन को समझना ही नहीं चाहता कोई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियां की हुई हैं। कन्फेशन कर लेंगे, कन्फेशन क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। कन्फेशन किस चीज का कर रहे हो? गलती जो तुमने की नहीं, जो गलती तुम्हारे पेरेंट्स ने करी है उसकी वजह से अगर तुम नुकसान कर रहे हो तो वो कन्फेशन तुम कर रहे हो, तो अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, टीम इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंफ्यूजन आ नहीं सकता। निरोगी काया रहेगी टीम मेंबर्स की, और एक दूसरे की नॉलेज एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी, कंपीट नहीं करेगी। कन्वेंशनल लिविंग जिसमें हम चल रहे थे, वो लिविंग ने हमें सिवाय प्रॉब्लम्स के, सिवाय कष्ट के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय बीमारियों के, सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं दिया।
डिजिटल लिविंग की शुरुआत हो चुकी है, कंसेप्ट सारे आ चुके हैं, सिस्टम सारे आ चुके हैं, और अब इसकी घोषणा करूंगा। इसमें माइग्रेशन करने के लिए वो करूंगा मैं शायद 19 तारीख से उज्जैन में एक कार्यक्रम डिक्लेयर किया गया है। 19 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन को डिक्लेरेशन की जाएगी अग्रसेन पीठ की स्थापना की, जिसमें वासुदेव धाम लगाया जाएगा, और डिजिटल लिविंग के में माइग्रेट करने के लिए एलिजिबिलिटी कैसे पाएं, योग्यता कैसे बढ़ाएं अपनी, उसके सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो लोग भी चाहें वो इस डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को, योग्यता को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चाहे तो सीख करके। और अब मैं अकेला हूं डिजिटल लिविंग में, आज मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। जो आना चाहे 19 अगस्त के बाद, जो भी इसमें आना चाहे वो आ सकता है। जैसे कि अभी तुमने सवाल शुरू किया था, तुमने क्या सवाल शुरू किया था? मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई सुपर हीरो आके हमें इस सोसाइटी के करप्शन से बचाएगा, जो पोल्यूशन, जो डिजीजेस, जो नेगेटिविटी अब इस समय एनवायरनमेंट में है, क्या उससे बाहर आने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सिस्टम है, या किसी भगवान का इंतजार करें तो करें? वो तो आ चुका है, वो तो 1960 में ही आ गया था, 1960। और कलिका अवतार जिसको के लोग नाम कलिका अवतार दे रहे हैं, वो तो 1960 में आ गया था, और 2014 में चला भी गया वापस। पर किसी को पता लगा? कृष्ण आए थे, कृष्ण चले गए, क्या किसी को पता लगा? जबकि कृष्ण आए थे 125 साल के लिए, और उन्होंने शरीर छोड़ा था अपना। कलिका अवतार आए थे, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, वो मृत नहीं हुए, वो आए, अपना काम करके चले गए। कृष्ण ने शरीर छोड़ा था, राम जी ने समाधि ली थी, लेकिन परशुराम, भूल जाते हैं लोग, परशुराम अभी तक भी हैं। इनफैक्ट अब नहीं है शायद, अब वो कलिका अवतार और वो सारे के सारे अवतार राम जी और कृष्ण को छोड़ करके, श्री राम और कृष्ण को छोड़ करके बाकी सारे जो अवतार थे, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वो सारे के सारे कलिका अवतार के साथ महाविष्णु में मर्ज हो चुके हैं। और राम विष्णु में मर्ज हो चुके हैं, और कृष्ण कृष्णेंद्र बन चुके हैं। तो वो तो आ चुका है, जिसकी तुम इंतजार कर रहे हो वो आ चुका है, और वही अपना ये सिस्टम देकर गया है, जिसको डिजिटल लिविंग कहा गया है। और सबसे पहले मुझे ट्रेन किया, शायद मेरी योग्यता रही होगी पिछले जन्मों की। 1995 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, और मैं पहला प्राणी बना जो डिजिटल लिविंग में माइग्रेट किया। तो अब मैं डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर चुका हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं जी। अश्विनी जी, आपने बताया कि पास्ट राइट्स फ्यूचर, हम जानते हैं इस बात को, और प्रेजेंट राइट्स पास्ट, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डेफिनेटली प्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की चिंता करके या फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेजेंट में एक्टिविटीज करते हैं, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, कि लालच, या मैं और जोड़ लूं,
या मैं ऐसे ही लोगों से रिलेशन रखूं जो कल को मेरे काम आए, इस सोच के साथ हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमन नेचर जो मानवीय प्रकृति है उससे क्या हम दूर होते नहीं जा रहे हैं? देखो अगर हम भविष्य की चिंता करने लगते हैं। एक मिनट, अभी तुमने एक स्टेटमेंट यूज किया कि हम उन रिलेशंस को मेंटेन कर लें जो कल हमारे काम आए, तो तुमने कल तो पहले डाल ही दिया, सबसे पहले तुमने कल को ही डाला, तो फिर ये तो तुम कर ही रहे हो। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि प्रेजेंट में जो आए हो वो तुम्हारा पास्ट में लिखा हुआ फ्यूचर ही है जिसको तुम आज भुगत रहे हो। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि पास्ट राइट्स फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? पास्ट में जो लिखा था, मैंने क्या कहा, गर्भ काल में जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ लिख दिया उसको तुम भुगत रहे हो। तो पेरेंट्स की हुई मिस्टेक्स, गलतियों को तुम क्यों भुगतना चाहते हो? पर इस बात को समझोगे तभी तो इससे दूर निकलोगे, तभी तो इसको सुधार पाओगे। जो 9 महीने बच्चे के गर्भ के होते हैं वो बच्चे के साथ 90 साल या उससे ज्यादा लाइफ लॉन्ग चलते हैं, ये बात हम जानते हैं। हमारे पुराणों में भी ये लिखा है, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके बियॉन्ड कभी जा भी सकते हैं। जो भी हमारे प्रेगनेंसी पीरियड में जब हम गर्भ में थे, जो भी हमारे पेरेंट्स ने या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने हमारे ये लिख दिया, जो हमारी लर्निंग हो गई, क्या हम उसके बियॉन्ड कभी जा सकते हैं? क्या ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी भी है? जी, जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले जो है जब ट्रांजिस्टर बना था, वो रेडियो बना था ना सुनने के लिए, तो जब रेडियो बना था तो उसका साइज क्या था? कैन यू इमेजिन? मैंने जो ट्रांजिस्टर देखे हैं वो ऑलमोस्ट 1 फीट इतने बड़े देखे हैं। जी, तो वो ट्रांजिस्टर नहीं थे, वो सिर्फ रिसीवर थे। ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन को क्यों भूल जाते हो? ट्रांसमीटर्स तो कमरे जितने बड़े हुआ करते थे। नहीं, महल जितने बड़े। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक कंप्यूटर जो पहला बना था उसका साइज पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसा था, और वो मुश्किल से 10 मिनट भी परफॉर्म नहीं कर पाता था, शटडाउन हो जाता था। तो वो थी कन्वेंशनल लिविंग, वो था एनालॉग सिस्टम। अभी तक हम रह रहे थे एनालॉग लिविंग में। 1960 से पहले कलिका अवतार आए और उनको पता था कि कन्वेंशनल लिविंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने उसी हिसाब से सारे सिस्टम दिए। डिजिटल लिविंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिएगा वो हर चीज एशो सिविलाइजेशन के नाम पर दी उन्होंने। हर चीज, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल लिविंग। और माइग्रेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर चाहिए वो भी दिया उन्होंने। उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या डिजिटल सिस्टम चाहिए वो भी दिया उन्होंने। हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, कलिका अवतार मेड इट अवेलेबल टू दी सोसाइटी एज ए होल। मुझे लगता है कि 1955 कोई प्रेडिक्शन थी जिसने बताया था कि 1955 से 1965 के बीच में कलिका अवतार आएंगे। पहले ये प्रेडिक्शन चला करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रेडिक्शन को हटा दिया गया, क्योंकि कलिका अवतार 1960 में आए तो उसके बाद उन्होंने उस प्रेडिक्शन को हटा दिया पूरी सोसाइटी से, कि लोग समझ ना पाए कि कलिका अवतार आ चुके हैं, नहीं तो वो उनको काम नहीं करने देंगे अपना। और 2014 में वो चले भी गए, और वो जाते जाते बताकर गए अपनी प्रेजेंस को, एशो सिविलाइजेशन को इंप्लीमेंट करवा करके गए। 2006 में एशो सिविलाइजेशन इंप्लीमेंट हो गई थी। दक्षिण्या संवत्सर
2006 मार्च 30 से शुरू हो चुका था। 9 साल, 9 समझो कि 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 साल उन्होंने एशो सिविलाइजेशन को चलाया, एस्टैब्लिश करा, ट्रेन किया, और उसके बाद गए हैं वो 2014 में और सफाई अभियान शुरू करवा के गए हैं। सोचो कितना, मतलब कहां तक करके गए वो और कैसे बता करके गए। सिर्फ केदारनाथ बचा था उस बाढ़ में। सफाई अभियान शुरू करवा करके गए हैं और इंश्योर करके गए हैं कि वो देवप्रयाग पार कर ले। मतलब उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसको स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया, पूरा का पूरा गणित किया उसका, और उसके बाद सफाई अभियान यानी पुराना जितना भी है उसको एलिमिनेट, कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए सफाई अभियान की शुरुआत करी गई। और मैं हैरान हूं, पहला निश्चल मंदिर 2015 में बना हरिद्वार में, माया नगरी कहलाती है वो, और बन गया वहां पर, हमें पता भी नहीं लगा। और मैं उसमें इन्वॉल्व था, मेरे को खुद को नहीं पता लगा, मैं जा नहीं पाया था उसके उद्घाटन के दिन। पर बनवाया किसने? वो एक्सियन थे, सिविल इंजीनियर तब के, एमटेक रुड़की से पास आउट, HBTI हरकोट बटलर कानपुर के बीटेक, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। वो हरिद्वार में रहते थे, हरिद्वार शिफ्ट कर गए वो, और उनकी किस्मत में था कि उनको शायद ऐसा ट्रेन किया गया, या उनको ट्रेनिंग किसने दी मुझे नहीं मालूम, वो कैसे ट्रेन हुए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे ज्यादा बैकग्राउंड का उनका आइडिया नहीं है। पर क्योंकि निश्चल टेम्पल लगना था तो मेरे से संपर्क किया गया और मैंने वो जगह जाकर के देखी, अप्रूव की। वहां पर चंद्रमा का वास था, चंद्रमा की एनर्जी थी, और वहां पर धन्वंतरी कलश की स्थापना हुई। धन्वंतरी कलश यानी धन्वंतरी ज्ञान। धन्वंतरी अपने साथ 4 चीजें लेकर आए थे, तो चौथे में कलश था। उस कलश के अंदर क्या था ये किसी को मालूम नहीं है। उस कलश के अंदर था आयु ज्ञान, जड़ का इलाज। लेकिन लोगों ने समझा कि उस कलश के अंदर बीज है, तो जड़ से इलाज करना शुरू किया। आयुर्वेद के पिता कहलाते हैं धन्वंतरी। पर समझने में गलती हुई लोगों से, उन्होंने धन्वंतरी लेकर आए थे जड़ का इलाज करने के लिए कलश, और शंख लेकर आए थे। शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होगा उसका ज्ञान था कलश में। और शंख जो है वो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाता है, तो उसका ज्ञान, उसका पहला स्थान बना हरिद्वार में, माया नगरी कहलाती है। उससे पहले ऋषिकेश, शिव शंकर जिनको कहा जाता है, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था, उनकी जटाएं लास्ट आती हैं ऋषिकेश तक। बैठे थे केदारनाथ में गंगा आई थी उनके सिर पर, और उन्होंने धारण करने के लिए शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। ये बात कलिका अवतार बता करके गए हैं। केदारनाथ इसीलिए बचाया उन्होंने कि केदारनाथ के मंदिर को कुछ नहीं हुआ, और उसके पीछे एक शिला आके लग गई थी। अगर आप देखेंगे तो वो शिला शायद आज भी है, तो वो कलिका अवतार का प्रतीक है। कलिका अवतार अपनी निशानी छोड़कर गए हैं। पर यह बात अभी तक किसी को समझ में आई नहीं है। वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर गंगा धारण शंकर ने वहां बैठ करके की थी, ये पक्का है। और उस मंदिर के ऊपर एक्चुअली एक शंख की स्थापना होनी चाहिए। मेरे को पता नहीं वहां पर शंख लगाया कि नहीं लगाया, पर उसके ऊपर शंख की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि
शंख को धारण किया था शंकर ने अपने सिर पर जटाओं में, तब जाकर के गंगा उनके शंख पर गिरी थी और जटाओं के माध्यम से वो फैलती चली गई पृथ्वी पर, और वो जटाएं खत्म हुई थी ऋषिकेश में जाकर के, इसीलिए उसका नाम रखा गया ऋषिकेश, क्योंकि शंकर पहले ऋषि हैं, आदि ऋषि कहलाते हैं, ऋषियों के गुरु। कोई भी ऋषि महर्षि उन सबके गुरु हैं शंकर, आदि ऋषि। तो उन्होंने शंख धारण किया था अपनी जटाओं में, गंगा आई थी, तो केदारनाथ के ऊपर शंख की स्थापना होनी आवश्यक है, होनी चाहिए, तब वो पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। पूर्ण तो है ही, संपूर्ण होगा। शंख की स्थापना से वो संपूर्ण होगा। तो और अब क्योंकि एशो सिविलाइजेशन की स्थापना हो चुकी है, फंक्शनल है 2006 से, और इसका डिक्लेरेशन हुआ था 2006 15 जुलाई को, विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापना हुई थी भारत की। उससे पहले भारत क्या हो गया था, वो एक शब्द आया, मेरे को किसी ने बताया, अखबार में पढ़ रहा था मैं, उज्जैन से ये बताया गया था कि दुष्कर्म गुरु, कोई एक शब्द निकल कर आया, दुष्कर्म गुरु। 2006 से पहले दुष्कर्म गुरु बना दिया गया था। यूएन की कोई रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा क्राइम भारत में होते हैं स्त्रियों के मुकाबले में, जबकि स्त्रियों को देवी माना जाता था। और सबसे ज्यादा क्राइम, कोई रिपोर्ट थी यूएन की, इट सीम्स, वो अगर आप इस बारे में जानना चाहें तो वहां पर उज्जैन के कुछ अखबारों में ये आया हुआ है पहले से। उज्जैन में इसका डिस्कशन होता रहता है या होता होगा, क्योंकि ये जानकारी मुझे उज्जैन से ही मिली थी। और उज्जैन जो है 2 कल्पांत हुए वहां पर, अब तीसरा कल्पांत होने जा रहा है 19 अगस्त को। कल्पांत का मतलब है एक ऐसे युग का अंत जिसमें अब बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत ही नई व्याख्याओं की, नए सिस्टम की जरूरत आ गई थी। तो पुराने सिस्टम को की तेरवी करने के लिए, निपटाने के लिए, मृत्यु तो हो चुकी है उसकी, दुष्कर्म गुरु का कल्पांत हो जाएगा। जितने भी युद्ध हुए, महाभारत, रामायण, जिस वजह से भी हुए, जो भी हुए, वो एक नया कल्प जो है, कल्प जो शुरू हुआ था, जो युद्ध का कल्प था, उनका अंत 19 अगस्त को डिक्लेरेशन हो जाएगी। महाराजा अग्रसेन पहले थे जिन्होंने गुणतंत्र की व्यवस्था की थी, और उसके अंदर जो विकार आए, जो भी विकार आए, उसका अंत अब होगा, और नए अग्रसेन पीठ की स्थापना के घोषणा की जाएगी 19 तारीख को उज्जैन से। तो ये तीसरे कल्पांत को इसको तीसरा कल्पांत कहा गया है, 19 अगस्त 2023, और ये घोषणा हुई 25 जुलाई 2023 को। 25 जुलाई 2023 एक ऐसा दिवस था जिस दिन धर्म के स्थापना होने की, निश्चल धर्म की स्थापना होने की घोषणा हुई है। 19 अगस्त को घोषणा होगी अग्रसेन पीठ की, और वासुदेव धाम उसमें बनाया जाएगा, जहां पर गुणतंत्र और गणतंत्र को मिलाकर के राष्ट्रवाद की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रवाद का धर्म, जिसको के निश्चल धर्म नाम दिया गया है, उसकी स्थापना की जाएगी, की घोषणा की जाएगी। और फिर उसके बाद स्थान देखा जाएगा कहां पर इसको करना है। घोषणा उज्जैन से होगी, स्थान कहीं भी हो सकता है।
तो डिजिटल लिविंग में उसके बाद जो भी माइग्रेट करना चाहे वो करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी कोर्स तो इसका चल ही रहा है। डिजिटल लिविंग का कोर्स एक पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, उसमें बाई चांस एक ही कैंडिडेट आया था, एलिजिबल था, जो जिसको लिया गया था, बाकी लोगों को ले नहीं पाए थे क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं थी। तो अब मुझे पता नहीं है कि वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। लेटेस्ट मेजरमेंट के लिए अभी आए नहीं है वो लोग, ये आई नहीं है कन्या जिनका के वो कराया गया था। अब उनका क्या स्टेटस है पता नहीं है मेरे को। खैर, डिजिटल लिविंग के कोर्सेज ऑलरेडी अनाउंस्ड है एलिजिबिलिटी के लिए। डिजिटल लिविंग के कोर्सेज नहीं, डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उस एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता चाहिए, उस रास्ते पर चलने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को बढ़ाने के लिए डिजिटल लिविंग के कोर्सेज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। जो लोग करना चाहे कर सकते हैं। एक प्रिलिमिनरी कोर्स और अनाउंस किया गया अभी ये किया गया है ना अभी, अगर आपको ध्यान हो, आपके चैनल के माध्यम से ही किया था शायद। एशो मैनेजमेंट हाँ, सीखने के लिए एलिजिबिलिटी, करेक्ट। हाँ जी। तो और उसकी एशो मैनेजमेंट का एशो मैनेजमेंट के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या, एशो मैनेजमेंट एक्चुअली डिजिटल लिविंग का एक वे ऑफ लिविंग है। एशो मैनेजमेंट इज ए वे ऑफ लिविंग इन डिजिटल लिविंग। तो उसके लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए कोर्स अनाउंस ऑलरेडी कर दिया गया है और शायद एडमिशन उसमें ओपन कर दिया है कि नहीं कर दिया, मुझे याद नहीं है क्या किया गया। केतु विज्ञान जी, एडमिशन उसमें ओपन है। 20th के बाद फीस सबमिट करा सकते थे और 30 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी उन लोगों की जो एलिजिबल हैं। उनका टेस्ट होगा 29 को, में भी 30 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी जी। तो ये जो क्या कहते हैं इसको डिजिटल लिविंग के लिए एशो मैनेजमेंट, हाँ, एशो मैनेजमेंट इज द वे ऑफ लिविंग। इन डिजिटल में रहना है तो एशो मैनेजमेंट वे ऑफ द लिविंग में ही रहना होगा। तो इसलिए एशो मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद आपको एशो मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, फिर आप डिजिटल लिविंग के माइग्रेट करने के लिए एलिजिबिलिटी लेकर के आएंगे और फिर आप जो है डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी योग्यता टेस्ट की जाएगी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या वीजा मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये एमएसएमई रजिस्टर्ड है, केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और यहां पर से एशो मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी के लिए जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहें अप्लाई यहीं पर करना पड़ेगा, क्योंकि यही इंस्टीट्यूट से आपको उस एलिजिबिलिटी की ट्रेनिंग मिलेगी। जी, मीन्स जो भी लोग डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो लोग एशो मैनेजमेंट का कोर्स करें और एशो मैनेजमेंट के कोर्स के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएं, उस कोर्स को सीखें, एशो मैनेजमेंट को। उसके बाद डिजिटल लिविंग को समझ के फिर उसमें माइग्रेट कर सकते हैं। क्या यही प्रोसीजर रहेगा ऐश्वर्या जी? जी बिल्कुल है। डिजिटल लिविंग में का की एलिजिबिलिटी के लिए प्री रिक्विजिट है एशो मैनेजमेंट सीखना। एशो मैनेजमेंट की प्री रिक्विजिट है एशो मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी प्राप्त करने का सीखना। और फिर डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए अप्लाई करना है और फिर उसमें माइग्रेट करने के लिए वीजा मिलेगा अगर एलिजिबिलिटी टेस्टिंग में पास हो गए तो। जी, तो बेसिकली हमें करना यह है कि हम एशो मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने आप को एलिजिबल बनाएं और एशो मैनेजमेंट सीखें। अब वो सीख के हमारी एलिजिबिलिटी हम धीरे धीरे बढ़ाएं सो दैट वी आर एबल टू माइग्रेट टू डिजिटल लिविंग। यहां पर एक सवाल, एक को जवाब दे दूं कि प्लीज रिमूव द वर्ड कॉल्ड धीरे धीरे। बहुत हो गया, धीरे धीरे करते 70 साल निकल गए जिंदगी के, कुछ पता भी नहीं लगा। तो धीरे धीरे शब्द से छुट्टी पालो, बहुत हो गया। अगर तुम्हारी एफिशिएंसी इतनी लो है कि तुम धीरे धीरे ही कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है।
माइग्रेट नहीं कर पाओगे जी। अगले जन्म में कर लेना, कोई बात नहीं जी। बात हो रही थी सोसाइटी के करप्शन और डिस्टर्बेंसेस की। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि पीपल आर एक्चुअली डिस्टर्ब। एक कंसेप्ट आ चुका है मार्केट में, मैनेजमेंट। आपके रिलेटिव्स खराब हैं, कोई बात नहीं, आप उनके साथ एडजस्ट करना सीख लें या धीरे से एस्केप रूट कर लें, उनको अवॉइड करना शुरू कर दें। आपको ऑफिस में कुछ कोलीग्स टॉक्सिक लगते हैं, यानी कि नेगेटिव लगते हैं आपके लिए, ठीक है, आप उनसे कैसे भी करके दूरी बना लें। आपके शरीर में कुछ पेन है, कोई बात नहीं, आप पेन किलर ले लें या उस पेन के साथ रहना सीख लें। दिस इज व्हाट कंसेप्ट इज इमर्जिंग इन आवर सोसाइटी, और ये अच्छे से गहरे से जड़े जमा चुका है। वो ये कि समस्या के साथ अगर आप जी सकते हैं तो ही आप सफल हैं। क्या ह्यूमनिटी का मतलब, क्या मनुष्य जन्म का मतलब समस्याओं के साथ मिलकर जीना सीखना नहीं है, या सन्यासी हो जाना है, जैसे ऋषि विश्वामित्र हुए, या इवन आज नाग संप्रदाय है जो घर गृहस्थी से दूरी बना लेते हैं एंड सेपरेट लाइफ, एक मोटिव बना लेते हैं अपने जीवन का, उसे पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। सही अप्रोच क्या है? समस्याओं के साथ जीते रहे समाज में ही, या सन्यासी हो जाए और अलग हो जाए घर परिवार। देखो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप कन्वेंशनल लिविंग के किसी भी इंसान में। वो जिए भरे, कष्ट में रहे, कष्टपूर्ण रहे, कष्ट मुक्त रहे, कष्ट युक्त रहे, जैसे मर्जी रहे, जहां मर्जी रहे, जो मर्जी करे। मैं तो, क्योंकि मैं तो डिजिटल लिविंग में माइग्रेट हुआ हूं, तो मुझे तो पता ही नहीं है कन्वेंशनल लिविंग होती क्या है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कन्वेंशनल लिविंग के लोगों में, एक पैसे का भी। एंड आई एम हैप्पी लिविंग अलोन इन डिजिटल लिविंग। कोई आना चाहे, अपना फ्यूचर देखो, सबको अपना फ्यूचर देखना है कि आप अपना फ्यूचर ठीक करना चाहते हो तो स्टार्ट प्लानिंग फॉर माइग्रेटिंग टू डिजिटल लिविंग। और अगर आप अपने फ्यूचर को झंड बना के रखना चाहते हो तो योर प्रॉब्लम, योर चॉइस। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, because I don't want to get pulled back in conventional living at all. I am not at all interested कि लोग मुझे अपने वेट डाल करके और मुझे कन्वेंशनल लिविंग में खींचने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है ये करेंगे, इसलिए मैंने डिक्लेयर किया है आज कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉल बैक इन कन्वेंशनल लिविंग एट ऑल, एट ऑल। कोई आना चाहता है डिजिटल लिविंग में, आ सकता है, योग्यता लानी होगी, बिना योग्यता के कोई भी नहीं आएगा। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू कम इनटू डिजिटल लिविंग विदाउट द एलिजिबिलिटी माइंडेड जी। अश्विनी जी, आप माइग्रेट कर गए डिजिटल लिविंग में, आपकी इतनी एलिजिबिलिटी आपने अटेन की, नेचुरली इसमें बहुत साल और बहुत समय आपको लगा होगा, या मुझे नहीं पता आपकी एफिशिएंसी अच्छी थी तो आपने कितना इसके लिए समय लगाया। हम जानते हैं कि पास्ट राइट्स फ्यूचर, तो जो भी कुछ आज हमारे हालात हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या हमारे विचार हैं, या हमारी शरीर की बीमारियां हैं, या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, ये सब कुछ हमने कभी ना कभी पास्ट में कमाया था। यही मैंने आपसे पूछा कि जब हम पास्ट से काइंड ऑफ, पास्ट का वजन हम पर हमेशा रहता है और उस वजन से हम बाहर तो शायद नहीं आ सकते, या मुझे नहीं पता। नहीं, सॉरी, वजन पास्ट का नहीं है, वजन फ्यूचर का है। तुम यही जो समझ नहीं पा रहे हो तुम लोगों ने, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कन्वेंशनल लिविंग में कि पास्ट में अटके रहते हो, जबकि वजन तो सारा का सारा फ्यूचर का है। पास्ट ने तो फ्यूचर लिख करके पास्ट चला गया। इतनी सी बात कन्वेंशनल लिविंग के लोगों को मैं नहीं समझा पाया, इसीलिए मैंने आज डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नो मोर इन कन्वेंशनल लिविंग, नो मोर एट ऑल। आज के बाद से आई एम ओनली इन डिजिटल लिविंग। डिजिटल लिविंग में कोई और सिस्टम सारे दे दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। 2006 से तो चल ही रहे, 2004 से चल रहे हैं सिस्टम, तो इसलिए सब सिस्टम अवेलेबल है। ढूंढो, खोजो, फॉलो करो, एडजस्ट करो, कुछ करो। अगर अपने भविष्य को डिजिटल लिविंग में लेकर जाना है, अपने आप को भविष्य में डिजिटल लिविंग में लेकर जाना है,
तो डिजिटल लिविंग के लिए जो चीजें डिक्लेयर्ड है उनको फॉलो करना शुरू करो, एलिजिबिलिटी बढ़ाओ। और उस स्टेप, जो 4 स्टेप बता दिए गए हैं, एशो मैनेजमेंट इज द वे ऑफ लिविंग इन डिजिटल। एशो मैनेजमेंट वे ऑफ लिविंग आता है, एलिजिबिलिटी आ गई है तो डिजिटल में माइग्रेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सिंपल रूल, दैट्स इट। जी, डिजिटल लिविंग जिसमें आप माइग्रेट कर चुके हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप कन्वेंशनल लिविंग के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और डिजिटल लिविंग नहीं तैयार, अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, बहुत हो गया। ओके, देखिए अश्विनी जी, डिजिटल लिविंग जो मैं अब तक समझ पाई हूँ, इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स। जितनी भी सफरिंग्स आज हम सोसाइटी में देखते हैं, डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, उन सबका एक आंसर हमें मिलता है डिजिटल लिविंग। डिजिटल लिविंग एक वे ऑफ लिविंग है क्या, एक तरीका है क्या जीने का? डिजिटल लिविंग बेसिकली है क्या? डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना, एशो मैनेजमेंट वे ऑफ लिविंग बताया ना, कि एशो मैनेजमेंट वे ऑफ लिविंग जैसे क्या होता है, इसको अगर समझना है तो मैं एक बहुत सिंपल से तरीके से बता सकता हूं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, कॉर्पोरेट में, तो उस कॉर्पोरेट के काम करने का एक तरीका होता है, होगा कि नहीं होगा? तो आप उस कॉर्पोरेट में तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आप उस तरीके को फॉलो करेंगे। परिवार है, परिवार को अगर आप एक तरीके से चलेंगे तो आप उसको, परिवार को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो दैट इज ए वे ऑफ लिविंग। और अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी सबका वे ऑफ लिविंग अपना अपना बना लिया सबने। तो वो क्या हुआ, क्या उसमें कि परिवार बन ही नहीं पाया। परिवार बन नहीं पाया, क्यों नहीं बन पाया? एक 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल, एक स्टेटमेंट है। जैसे एक स्टेटमेंट थी कि प्रेजेंट राइट्स पास्ट एंड पास्ट राइट्स फ्यूचर, ऐसे ही एक स्टेटमेंट है, 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल। तो ये 3 क्या? ये 3 पहले जो बात करा करते थे, त्रिदेव की बात किया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव की बात किया करते थे। मूवी भी आई थी त्रिदेव के नाम से। तो त्रिदेव की बात किया करते थे, लेकिन वो त्रिदेव कुछ और है, मुझे नहीं पता वो त्रिदेव क्या है, पर मुझे 3 का पता है कि 3 जो है वो किसको कहा गया है। वैसे तो 3 वो भी बताई गई है, प्रवृत्तियां, दोष बताए गए हैं, वो क्या कहते हैं उसको, रज तम और सत, 3 बताए गए हैं। लेकिन 3 नाड़ियां भी बताई गई हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां बताई गई हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, तो ये सब मुझे नहीं मालूम है। मैं जिन 3 की बात कर रहा हूं वो 3 है जल वायु अग्नि। ओके, तो 3 का मेल जीवन में ना आए अनमेल। अगर हम इन 3 को समझ लें तो हमारी जिंदगी में और उसका उपयोग कर ले तो हमारी जिंदगी में कोई समस्या आ नहीं सकती। मैंने किताब लिखनी शुरू की है, 3 का गणित, 3 साल का गणित शुरू किया मैंने बुक लिखनी। तो उसमें पहला स्टेटमेंट ये है, 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल। और 3 क्या है? 3 है जल वायु अग्नि। तो हमें ये 3 चीजों को समझना है। 3 चीजों में आपको इतना कुछ दिखाई देगा, समझ आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। जल, सबसे पहले जल। जल का मतलब है, जल को तो आप सब जानते ही हैं। जल का मतलब है ब्रह्मा। जल का मतलब, जल को समझना है तो ब्रह्मा जी को समझो। ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया,
जल का उपयोग करके। मालूम है आपको ये बात? आज तक नहीं पता किसी को ये बात कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन की कैसे। उन्होंने पांचों तत्व यूज किए होंगे, खाली आप जल का नाम क्यों ले रहे हैं? 5 तत्वों का उपयोग करके उन्होंने मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, पर मुझे मतलब उन्होंने क्या क्या यूज किया मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने जल का उपयोग करके निर्माण किया सृष्टि का। कैसे? आप देखो, पहले जो ऋषि मुनि होते थे, मैं यहां पर वामन अवतार के ऊपर जा रहा हूं। वामन अवतार में जब राजा बलि ने उनको 3 वचन देने की बात हुई, तो वामन ने कहा कि हाथ में जल लेकर के प्रण करो। तो जल की इंपॉर्टेंस वामन अवतार में बताई विष्णु ने कि जल से आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो। ऋषि दुर्वासा जल से कुछ भी निर्माण कर सकते थे। जो ऋषि मुनि थे वो यही इसी चीज का अभ्यास करते थे कि मैं जल से निर्माण कैसे करूं। हर चीज का निर्माण जल से ही संभव है। पृथ्वी का निर्माण जल से हुआ। अश्विनी जी, पृथ्वी का निर्माण जल से हुआ या हर चीज का निर्माण जल से हुआ? हाँ, जल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन बाकी 4 भी तो इंपॉर्टेंट हैं। खाली जल से थोड़ी सब कुछ निर्माण तो हो कुछ जाए। कह ही नहीं रहा। देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ पहली बात, अभी तो एक ही बात की है मैंने, बाकी बात की का है। जल जो है वो निर्माण जल के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण जल का उपयोग करके किया। मैं ये बता रहा हूं। तो ब्रह्मा का कनेक्शन जल से है। फिर दूसरा है वायु। नहीं, यहीं पर गलती करी। दूसरा है अग्नि। दूसरा है अग्नि। अग्नि क्यों? सूर्य और चंद्रमा पहले से थे। तो प्रकाश पहले से था, यानी अग्नि पहले से थी। वायु पहले से थी। ब्रह्मा जी जब आए तो जल पहले से था। आकाश भी था और पृथ्वी भी नहीं होगी। पृथ्वी का निर्माण जल से हुआ। और आकाश इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आकाश एक ऐसी स्थिर एंटिटी है जो कुछ भी नहीं करता है। ट्रू कुछ ना कर जो है वो आकाश है। उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। आकाश का आप उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि आकाश का उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए आकाश के बारे में जानकारी है नहीं किसी को। तो दूसरा आया अग्नि। अग्नि मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि अग्नि को समझोगे तो अब तुम्हें वायु समझ में आ जाएगा। अब अग्नि क्या है? अग्नि जो है वो जलाती है, पर अपने आप नहीं जला सकती। अग्नि अपने आप में किसी काम की नहीं है क्या? अग्नि अपने आप में किसी काम की नहीं है। अग्नि किसी चीज को जलाएगी, यानी कि कोई चीज है ही नहीं जिसको जला सके, तो अग्नि क्यों? सूर्य अग्नि है, तो सूर्य काम का तो है। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि सूर्य के अंदर ऐसे ही कुछ वो सिस्टम लगा हुआ है जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
यानी सूर्य शंख टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ऐसे ही चंद्रमा शंख टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सूर्य वेस्ट लेता कहाँ से है? सूर्य को इनपुट कहाँ से मिलता है? अपना ही क्रिएट करते हैं ना वेस्ट तो लोग। अरे वेस्ट तो हम अपना ही क्रिएट करते हैं ना। तो सूर्य अपना वेस्ट क्रिएट करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अग्नि छुपी हुई है, प्रकाश दिखाई देता है। इस फर्क को समझो। एक शब्द होता है हीट। हम प्रकाश देख सकते हैं लेकिन हीट को हम फील करते हैं स्किन से, तो दैट इज अग्नि। तो एनर्जी को, अग्नि को तो तुम फील कर ही नहीं सकते, या अग्नि को ही हीट अंग्रेजी में नाम दे दिया तो मैं कह नहीं सकता। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अग्नि जो है वो जल के अंदर छुपी हुई है। जल और अग्नि का कोई साथ नहीं है। करेक्ट, प्रिसाइजली दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तीन का मेल जीवन में ना आए अनमेल, यानी जल अग्नि का दुश्मन है। अग्नि और जल एक दूसरे के दुश्मन है, पर जल बन नहीं सकता जब तक उसके अंदर अग्नि छुपेगी नहीं। बर्फ बन नहीं सकता। जल जो है वो बिना अग्नि के मूवमेंट नहीं आती है। अग्नि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स। वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। नहीं, यही गलत समझा। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल अग्नि है और अग्नि वायु के अंदर छुपी है, इसीलिए वायु मूव कर पाती है। तभी उसको कृष्णांश कहा गया, ऊर्जा, हवा की ऊर्जा। अग्नि और ऊर्जा एक ही बात है। तो हवा के अंदर भी अग्नि छुपी है, जल के अंदर भी अग्नि छुपी है, तभी वो चलायमान है, तभी वो जीवित है, तभी वो चलते हैं। तो इस बात को समझोगे तो इसका मतलब है कि कोई भी एंटिटी बिना अग्नि के जीवित नहीं रह सकती। तो जब कोई भी एंटिटी अग्नि के बिना जीवित नहीं रह सकती, अब अग्नि और जल एक दूसरे के दुश्मन है। अग्नि हवा के बिना सरवाइव नहीं कर सकती और अग्नि के बिना हवा डेड है। और ये तीनों आपस में रह रहे हैं। जबकि एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब जल, वायु और अग्नि। जल भी डिपेंडेंट हो गया अग्नि पे और वायु पे अपने मूवमेंट के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। वायु भी डिपेंडेंट हो गई अग्नि पे, हालांकि वायु जल पर डिपेंडेंट नहीं है ना। यही समझने वाली बात है, यही समझने वाली बात है। ओके। तो डिजिटल लिविंग का आधार जो एशो मैनेजमेंट वे ऑफ लिविंग है, वो ये तीन एंटिटी पर निर्भर करता है। तो ये समझ लो कि एशो मैनेजमेंट वे का जो मैं डायरेक्शन मैंने बता दिया तकरीबन, कि दुश्मन होते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं। इसको कहते हैं टीम बनाना। और रियल लाइफ की जब बात करते हैं, और परिवार टूटे क्यों? क्योंकि हमें टीम बनाना नहीं आया। हमें बांध दिया गया। जबकि वहां पर इंटीग्रेशन, अगर आप जलवायु अग्नि को समझते हैं तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। नहीं तो आप लकड़ियों को बांधते रह जाओगे। कन्वेंशनल लिविंग में लकड़ियां बांधी जाती हैं, वो टूटेंगी। और डिजिटल लिविंग में इंटीग्रेशन किया जाता है, वो कभी टूट नहीं सकता, रोगी नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई कंफ्यूजन नहीं आ सकता उसमें। यही फर्क है डिजिटल और कन्वेंशनल लिविंग का।
कि आप दुश्मन है एक दूसरे के। अग्नि जल का दुश्मन है, पर अग्नि की जीवन देती है अग्नि जल को जीवन देती है अग्नि। वायु जो है जीवन देता है अग्नि को, और वायु, अग्नि के बिना वायु सरवाइव नहीं कर सकती। इसको कहते हैं टीम इंटीग्रेशन। और वायु जो है जल को उपयोगी बनाता है। समझने वाली बात यह है कि वायु के बिना जल चाहे कितनी भी जीवित तो है पर बेकार है, किसी काम का नहीं है। जल को वायु चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है, जल के अंदर जो अग्नि है वो मर जाएगी। अग्नि बिना वायु के रह नहीं सकती। तो इसमें डिजिटल लिविंग में इंटरडिपेंडेंसी का कंसेप्ट चलता है। इंटरडिपेंडेंसी पर टीम बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी, फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर द सक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जी अश्विनी जी, अभी भी जितनी भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या जो टीम्स हैं, दे आर ऑलवेज क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हम डिजाइनिंग वाले पे डिपेंडेंट हैं, हम कोडिंग वाले पे डिपेंडेंट हैं, हम मार्केटिंग वाले पे डिपेंडेंट हैं। दैट इज व्हाई टीम फॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर। True. But the problem is that first unit is family. अगर तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब है तो तुम्हारा कॉर्पोरेट कैसे चलेगा? फैमिली डिस्टर्ब होना और कॉर्पोरेट डिस्टर्ब होने में अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा घर में डिस्टर्बेंस है तो मेरा ऑफिस में भी रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। रहेगा ही, पक्की बात है, रहेगा, 100% रहेगा। अगर मान लो बीवी डिसाइड करती है मुझे डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करना है और हस्बैंड कहता है मुझे नहीं करना है, तो क्या करोगे? घर डिस्टर्ब होगा। घर डिस्टर्ब हो तो कॉर्पोरेट नौकरी कैसे चलेगी? माइग्रेट कर ही नहीं पाओगे ना तुम। मतलब घर अगर डिस्टर्ब है तो कॉर्पोरेट चल ही नहीं सकता। आज जो कॉर्पोरेट बीमारियां दे रहा है, क्यों दे रहा है? कॉर्पोरेट डिजीज नाम का एक पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि जब तक पहली यूनिट, बेस यूनिट, फाउंडेशन यूनिट अगर ठीक नहीं है तो कॉर्पोरेट चलेगा नहीं। और फाउंडेशन यूनिट, कमाल देखो कि फाउंडेशन यूनिट फैमिली, उसमें भी वो भी 3 के ऊपर है, वो भी 3 है, माता पिता संतान। तो 3 का मेल तो, मतलब 3 का मेल तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। 3 को तो इंटीग्रेशन में आना ही पड़ेगा। और सबसे पहले अग्नि और वायु को इंटीग्रेशन में आना पड़ेगा, तब जाकर के जल बनेगा। अगर अग्नि और वायु इंटीग्रेशन में नहीं आए तो जल नहीं बन सकता। और जल है संतान। वायु है स्त्री और अग्नि है पुरुष। तो ये सब चीजें डिजिटल लिविंग के पार्ट हैं, एशो मैनेजमेंट व्यू ऑफ लिविंग के सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे। जी अश्विनी जी, ये टॉपिक लंबा है। जब कन्वेंशनल लिविंग पे बात होनी ही नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम डिजिटल लिविंग पे आपसे बात करें। जी इनके बारे में आपसे जानेंगे, क्योंकि पंच तत्व वर्सेस पंच महाभूत नाम की पुस्तक के भी आप लेखक रहे हैं और अब आप एक नई पुस्तक 3 का ज़रूरत लिखनी आप शुरुआत कर चुके हैं। समाज को इन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, आप इनके बारे में बता रहे हैं। दैट इज व्हाट द होल ब्लेसिंग इज कि अभी
हमारे पास एक मौका है आपसे ये सब समझने का, जानने का और डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने की तैयारी करने का, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है एशो मैनेजमेंट और उसका एलिजिबिलिटी हम अटेन करें। तो आज के लिए इतना ही। आपके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर आपसे बातचीत इसी प्रोग्राम के माध्यम से। जी, शुक्रायु भगवान की जय। जय क्योंकि जय शुक्रायु भगवान है, इसके डिजिटल लिविंग के जो ईस्ट है वो शुक्रायु भगवान है। जी शुक्रायु भगवान की जय। जी, जय जय कृष्ण। जय कृष्ण। अश्विनी जी, जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे समाज को दी हैं जिनसे हम हेल्थ की प्रॉब्लम्स हों, फैमिली डिस्टर्बेंसेस हों, मेंटल इश्यूज हों, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन वो हमें नहीं दे रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो समझना शुरू करें। कंटेंट बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे, गूगल पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, या फिर आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एशो मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कोर्स अब लॉन्च हो चुका है। आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, इस कोर्स में एडमिशन लेने की, तो आप इसकी फीस जमा कराएं। आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, उसको फॉलो करें। एलिजिबिलिटी आप लेकर आए इस लेवल तक। आपका टेस्ट होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एशो मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। एशो मैनेजमेंट के कोर्स के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि हाउ आर यू सपोज टू प्रिपेयर, आप तैयारी कैसे करें डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने की। डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना यानी कि खुद को डिजीजों से, बीमारी से, करप्शन से, हर तरह की टेंशन से मुक्त रखना। आज के लिए इतना ही। ह्यूमन बर्थ, मनुष्य का जन्म अगर मिला है तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णिका, विधि करता हूँ कृष्णिष्ठ मंदिर बाला की। जय जय भारत।